अच्छा हाँ। अच्छा आईबी जो नया वाला निकला है, हाँ सही सही। अच्छा मतलब ओ लेवल ए लेवल में तो कॉमर्स वो सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स वॉमर्स तो मैं इतना नहीं मानता वो। अच्छा जी, ये हो गया तारुफ हो गया भाई, ज्यादा तो हमने नहीं करना तारुफ। आ जाते हैं भाई आजकल, आज जो हमारा मेन्यू है वो मेन्यू क्या है जरा देख लें। आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुननी है। ये पीडीएफ आपको आ जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ ग्रुप पे आ जाएगी आप। अब यहां से हमारी बातचीत शुरू होगी। आज का ऑब्जेक्टिव, क्लास में आए हैं क्या सीख के जाना। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि आईटीबी क्या है, एग्जाम कैसा आता है, कितने टॉपिक्स हैं, एग्जाम का आजकल एग्जामिनर के पूछने का अंदाज क्या है, कौन से चैप्टर मुश्किल हैं, कौन से चैप्टर आसान हैं, बच्चों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन दिन में देना है, बुक किस तरह रीड करनी है, ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग वेपनाइज हो जाए। देखें आपका ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है PRC5, विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस पेपर के अंदर आपके पास 10 चैप्टर हैं और आपके पास जो इसका एग्जाम पैटर्न है, यानी मैं अगर आपको बात करूं पेपर पैटर्न की, तो इसका पेपर पैटर्न है एमसीक्यूज बेस्ड। 50 एमसीक्यूज आते हैं टोटल और 50 पासिंग मार्क्स, 50% पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब 10 चैप्टर है और तकरीबन कोई 200 पेज की बुक है, तकरीबन तकरीबन। एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है मेरे बच्चों को? 5 मिनट कह सकता हूं, 10 मिनट कह सकता हूं, बहुत स्लो इंग्लिश है 15 मिनट कह सकता हूं। यानी 15 मिनट अगर मैं लगाऊं तो मैं 15 मिनट अगर लगाता हूं तो आधे घंटे में मैं 2 पेज पढ़ लूंगा, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते मेरी स्पीड तेज होगी, तो आधा घंटा आपने रखना है बुक रीडिंग का। क्यों? क्योंकि देखो, जिस अंदाज से मैं बात समझा रहा हूं, जिस अंदाज में बुक आपको बात समझाएगी, दोनों में फर्क। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं, बुक आपको आसान करके नहीं समझा। तो आप जब बुक पढ़ोगे आपको अंदाजा होगा कि बुक की जो इंग्लिश है आपको कितनी समझ आ रही है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि मेरी बात आसानी से समझ जाते हैं लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप तारे जमीन पे हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद आपने आधा घंटे का मार्जिन रखना है एमसीक्यूज का, सब मैं बताऊंगा आपको। सवाल कैसे पूछते हैं, मसला आएगा उसका हल कैसे है, सब बताऊंगा। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, हर क्लास के बाद गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट होगा। आपने उसी दिन, आज क्लास है, आज क्लास के बाद टेस्ट है आपका, पहले दिन पे हम मारा मारी करना शुरू करेंगे। उसका रीजन है, आप लोगों को मैंने बताना है कि देखो बेटा, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। पहले हमारे पास ये जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के जो सवालात थे, ये सब्जेक्ट 2021 में आया और ये जब सब्जेक्ट आया मैं भी इस इदारे में आया। तो पहले ये जो सब्जेक्ट नया नया आया था तो एग्जामिनर को बच्चों का नहीं पता था, बच्चे को एग्जाम का नहीं पता था। तो एग्जामिनर क्या करता था, बुक उठाता था, बुक की लाइन उठाता था, एक मिस करता था, यानी कि पूरे सेंटेंस में से एक दो वर्ड मिस करता था और एमसीक्यूज में पूछ लेता था। लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनर को माहौल पता चलना शुरू हुआ, बच्चों का माइंडसेट पता चलना शुरू हुआ, वैसे वैसे एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन का अंदाज चेंज कर दिया। अब आपके पास सवालात आते हैं सिनेरियो बेस्ड।
यानी कि 2 से 3 लाइनों के आपके पास सिनेरियो आते हैं, उन सिनेरियो को समझना है, समझने के बाद आपने जवाब दिया। यानी अब ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन आ गई, आपने बोला भाई इसमें से कौन सी लाइन मिसिंग है, चलो भाई ABCD में से तुक्का लगा लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ऐसा नहीं। अब आपके पास सिनेरियो आएंगे, और सिनेरियो आएंगे, आपने रीड करना है, समझना है वो सिनेरियो को। तो मैं भी आप लोगों को उसी अंदाज में एग्जामिन करूंगा, ताकि मैं आपको डे 1 से एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतारूं, ताकि आप लोग सीखें। किसी की इंग्लिश कमजोर है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा, पूछो, मसला नहीं है। अवेलेबिलिटी मेरी क्या है, सुबह 6 से लेकर रात 2 बजे तक, ये मेरे जागने के टाइम है, तो इस टाइम पे मैं अवेलेबल होता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता, तो मैं बाद में जवाब दे देता हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ जब मैं रनिंग पे जाऊँ या, तो मैं साथ साथ बच्चों को एंटरटेन कर लेता हूँ, तो उस वक्त मैं ये जवाब दे देता हूँ। तो कोशिश ये कि आप अपने सवाल भरपूर पूछें, एक्टिव रहें ग्रुप पे, मैं आपको चीज़ें भेजता रहूँगा। अदर देन द कोर्स उसको पढ़ें, इम्प्रूव करें अपने आप को। तो यहाँ तक तो ये आपके पास बात होगी। ये एग्जामिनर आसान पेपर है, कोई मसले वाली बात नहीं। आज की क्लास में, अच्छा चैप्टर के नाम बता देता हूँ कि हमारे पास चैप्टर के नाम क्या है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, जो आज की क्लास का हमारा पहला चैप्टर, ये चैप्टर 1। देन हमारे पास है ओनरशिप ऑफ बिजनेस, चैप्टर 2। फिर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चैप्टर 3। फिर हमारे पास एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास है बिजनेस एथिक्स। राइटिंग समझने में मसला तो नहीं हो रहा। फिर हमारे पास है यहाँ पर मार्केटिंग, मुझे बड़ा पसंद है यार ये। फिर इसके बाद हमारे पास है HR, जहर लगता है मुझे ये, हालांकि है बड़ा काम का डिपार्टमेंट, लेकिन मेरी इससे पर्सनल टसल है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी। फिर हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर लास्ट हमारे पास है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो आप चैप्टर 3 देख रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर एक बच्चे ने चैप्टर 3 को बेहतरीन तरीके से समझ लिया ना, तो चैप्टर नंबर 9 100% में से 60% कवर कर लिया, उसका मतलब। समझे कि नहीं समझे? यानी चैप्टर 3 अच्छा समझने की वजह से हमें चैप्टर 9 का 60% समझ आ जाएगा। तो नया कितना पढ़ना पड़ेगा? इसका मतलब 10 में से एक चैप्टर हमारे पास से आसान हो गया। अगर मैं बताऊं, अगर एक बच्चा पूछे कि सर इनमें से मुश्किल कौन सा है, तो मेरा जवाब ये होगा कि मुश्किल नहीं, सब आसान है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जो रिलेटेबल नहीं है। रिलेटेबल का मतलब क्या होता है? आप कभी भी फेसबुक का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप वो चीजें देखना पसंद करते हैं जो आपसे रिलेट करता है। जैसे मैं ना, जब भी खाना खाता हूँ, तो मैं वो देखता हूँ, जज मत करना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक, डोंट जज मी, आई विल किल यू। अच्छा, फिर मैं जब
बाहर का नहीं खा सकता, तो मैं देखता हूँ आपका ये जो चीट डे होते हैं ना, ये जो चीट डे वगैरह में लोग जाते हैं खाना खाते हैं, वो देखता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट होता है, तो मेरे पास इसी तरह की चीजें आती है, आईटी की चीजें आती हैं। तो कहने का मकसद क्या है, जब आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये बातें आपने कभी सुनी नहीं, ये बातें आपने कभी सुनी नहीं, इसलिए आपका दिल नहीं लगेगा। बाकी सारे चैप्टर में क्योंकि आपने कहीं कहीं कुछ ना कुछ बातें सुनी है, आपका दिल लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रिलेटेबिलिटी ना होने की वजह से ये दो चैप्टर में दिलचस्पी कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए बच्चे को ये मुश्किल लगता है। ठीक है ना, वरना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, और हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। चैप्टर नंबर 1। अच्छा, नाम है चैप्टर नंबर 1 का नेचर ऑफ बिजनेस। अब आप लोगों से सवालात होंगे, ऐसे सवाल जो कि आसान आसान है। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसा है कि ये हैं मिस्टर ए, ये हैं मिस्टर ए। इसका दिल है गाड़ी ले, आईफोन ले, अच्छे अच्छे कपड़े ले, ठीक है ना, रोज जिंगर खाए। गरीब का क्या सपना होगा, पैसे हो ना उसके पास। तो इसका भी सपना है कि बहुत पैसे हो, क्योंकि उसको बहुत चीजें खरीदनी है। अब पैसा कैसे कमाए, तो पैसा कमाने का तरीका है नौकरी करे, डाका डाले, या बिजनेस करे। हम डाका डालना सीखने नहीं आए, वो आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स है। जॉब कराना मैं सिखाता नहीं हूं, बिजनेस कराना सिखा देता हूं जितना मुझे आता है। तो इसका मकसद था कि बिजनेस करके पैसा कमाए, यानी कहने का मकसद है इसको होना था, इसको अर्निंग करनी थी। आज के दौर की जबान में बोले तो इससे होना था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। क्या होना था? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं ना मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं। ओके, ठीक है। तो मैं यहां पर मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता हूं, ज्यादा बेहतर वर्ड है कि भाई मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपनी सारी जरूरत पूरी करूं और कुछ ख्वाहिश पूरी करूं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे कमाना है। अब कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी पॉकेट चेक करनी पड़ेगी। पॉकेट में मेरे पास थे 500 रुपए। ये 500 रुपए लेके एक मार्केट में जाता है जिसको हम कहते हैं लुंडा बाजार। लुंडा बाजार में गया, वहां पर एक खान साहब थे। उन्होंने कहा मड़ा क्यों आया है? बोला जैकेट लेने आया, क्योंकि सर्दियां आ रही थी। बोला जैकेट का दौर है, आजकल जैकेट बड़े बिकेंगे। तो खान साहब ने बोला कि भाई ये जैकेट है हमारे पास, टोटल 300 रुपए का। बोला बेहतरीन खान साहब, पैक कर दो। 500 का नोट दिया, 300 रुपए में जैकेट मिला, 200 रुपए बकाया मिले। वापसी में आया, इसने देखा चना चाट पापड़ी की रेडी लगी है, भूख लगी, वहां पर 100 रुपए की चना चाट पापड़ी खा ली। इसके बाद जैसे ही आया, आने के बाद उस खान साहब को एक और बंदा मिला। अब ये बंदा मिला, उसने बोला खान साहब जैकेट तो बड़ा अच्छा है। बोला आपको चाहिए? बोला हाँ चाहिए। बोला आप एक काम करो, ये मुझे 600 रुपए में मुझसे ले लो। बोला बेहतरीन, ये लो 600 रुपए। जैकेट उसको थमाया। अब ये खान साहब जो हैं, ये एक जगह बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं और हिसाब किताब कर रहे हैं। अब हिसाब किताब क्या हो रहा है कि इनके मुताबिक इनके पास अभी कितने आए हैं? 600। ठीक है, 600 आए। जैकेट यानी कि अगर मैं इसको ये कहूं कि जैकेट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 600। जैकेट की कॉस्ट कितनी थी? 300।
तो मेरे पास क्या बचा? 300। ये 300 प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इस प्रॉफिट में से अभी तक एक्सपेंस का एलिमेंट माइनस नहीं हुआ। सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू, दूसरे अल्फाजों में इसको कहा जाता है, इस 600 को क्या कहा गया? रेवेन्यू का मतलब एक ऐसी अमाउंट जिस पे मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल अगर मैंने 50 की बेची है और मैंने 50 बेच के, क्या नाम है बच्चे का, इसको मैंने बेच दी और इससे 50 रुपए ले लिए, तो ये 50 रुपए मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। ये 50 रुपए जो मेरा रेवेन्यू है, इसमें से मैं पहले क्या माइनस करूंगा? जितने की ये बोतल मैंने खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खरीदी 40 रुपए की, वही एग्जाम्पल मैं यहां लेके चल रहा हूं कि मैंने जैकेट बेचा 600 का, ये खुद कितने का खरीदा था? 300 का। कौन सी वैल्यू माइनस कराई रेवेन्यू में से? कॉस्ट की। तो जो बच गई अमाउंट वो क्या कहलाई? प्रॉफिट तो कहलाया, लेकिन इसका कौन सा नाम है प्रॉफिट में? ग्रॉस प्रॉफिट का नाम है। अब इसे याद आया कि यार रास्ते में आते आते मैंने खाना भी खाया था, तो यार ये भी माइनस कर देता हूं 100 रुपए। इस 100 रुपए को मैंने नाम दे दिया एक्सपेंस। अब बाकी क्या बच गए? ये कौन सा प्रॉफिट कहलाया? ओके मेरे बच्चों, समझ आ गई बात? यानी ये 200 रुपए कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हुई है, ये बिजनेस ही तो है। यही है ना बिजनेस, और क्या है? अब इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप आए मेरे पास ट्यूशन पढ़ने, जैसे आईटी भी ट्यूशन पढ़ना है ना, आप पढ़ने हैं। मैं आपसे फीस ले रहा हूं, यानी कि पैसे के बदले में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, आईटीबी पास करने की नॉलेज दे रहा हूं, सब्जेक्ट नॉलेज दे रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो चीज पैसों के अगेंस्ट एक्सचेंज हो रही है उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, या तो वो बिजनेस प्यारे बच्चों गुड्स का होता है या वो सर्विस का होता है। गुड्स बोले तो टेंजिबल एसेट यानी टेंजिबल, और सर्विस बोले तो इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब, टेंजिबल का मतलब है ऐसी चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको मैं स्टोर कर सकूं, जिसको मैं स्टोर कर सकूं, जिसको मैं टच कर सकूं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पानी की बोतल है मेरे सामने, टेंजिबल है, लेकिन द नॉलेज, द लेक्चर, द स्किल आई एम प्रोवाइडिंग यू, आई एम गिविंग यू, ये क्या है? ये इनटेंजिबल। इसका मतलब इनटेंजिबल को हम, इनटेंजिबल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं है तो बताए, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ ना आ रही हो? गूंगे तो नहीं हो? है बेटा आनंद भाई? गूंगे हो? समझ आया कि नहीं आया? कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी। अब प्यारे बच्चों ऐसा है, बिजनेस क्यों करते हैं? कमाने के लिए ना। लेकिन प्यारे बच्चों, बिजनेस तभी बेहतरीन हो सकता है, तभी बेहतर चल सकता है, तभी हम एक बिजनेस से कमा सकते हैं जब हम अपने कस्टमर की नीड्स को समझ सके। समझ आ रही बात? जब हम अपने कस्टमर की नीड्स को समझते हैं तो हम उसके मुताबिक उसको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं जब तक आपकी बात ही ना समझ पाऊं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आपको बेहतर सर्विस देने के लिए मुझे आपकी बात को समझना।
कस्टमर की नीड्स को जानने के लिए हम करते हैं रिसर्च। क्या करते हैं? रिसर्च। रिसर्च करके मुझे पता चलता है कि मेरे कस्टमर की क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है। अब जब मुझे पता चल गया कि कस्टमर की क्या लाइकनेस है, क्या डिसलाइक करता है, तो मैं उस हिसाब से बिजनेस करता हूं, कारोबार करता हूं। अच्छा, कारोबार करने से, बिजनेस करने से सिर्फ मेरा तो फायदा नहीं होता कि मैं कमा रहा हूं। मैं जब कोई भी कारोबार स्टार्ट करूंगा तो मेरे कारोबार स्टार्ट करने से मेरे अतराफ के जितने लोग हैं, मेरे सराउंडिंग के जितने लोग हैं, उनको भी इफेक्ट आएगा। कैसे? मैं जब कारोबार स्टार्ट करूंगा तो मैं एम्प्लॉय रखूंगा। जब मैं एम्प्लॉय रखूंगा उनको तनख्वाहें मिलेंगी। मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगी तो मेरे सप्लायर से प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा। हुकूमत को टैक्स दूंगा, हुकूमत को टैक्स दूंगा। हुकूमत टैक्स लेके क्या करेगी? खाएगी नहीं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल बात कर रहे हैं। हुकूमत टैक्स लेके क्या करेगी? लोगों पे खर्च करेगी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी कि बिजनेस हेल्प करता है इंक्रीज करने में। क्या? लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज होगा? जाहिर सी बात है, पैसा आएगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छे कपड़े, अच्छा इलाज, अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन। जब अच्छी एजुकेशन लोगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? तो जब आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, जब आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजारने वाले बनते हैं, तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती है। ठीक है ना? तो ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल कम्युनिटी सब ग्रो होती है, ओवरऑल सोसाइटी सब ग्रो होती है, सिर्फ एक इंसान ग्रो नहीं होता। अच्छा, जब आपके पास पैसा आता है, आप अपनी लाइफ में, जिसे हम कहते हैं ना, फैसिलिटेशन को इख्तियार करते हो, सहूलतें इख्तियार करते हो, आराम से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हो। तो जब आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हो, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब उम्र बढ़ जाती है, हेल्थ अच्छी होने लगती है, सराउंडिंग अच्छा होने लगता है, कम्युनिटी बेहतर होने लगती है, लोग इनकरेज करने लगते हैं एक दूसरे को। तो बिजनेस से क्या होता है? पूरी कम्युनिटी एज अ होल को फायदा होता है। ठीक है? अब होता यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है इंसान जो कहता है कि यार मुझे सिर्फ अर्निंग करनी है, और एक इंसान होता है वो कहता है यार पैसे में कुछ नहीं रखा। यहाँ कोई ऐसा है जो ये बोले पैसे से कुछ नहीं होता? प्लीज गेट आउट। ऐसा कुछ नहीं, पैसे से ही सब होता है। ठीक है ना बेटा? आप अगर ये सोचते हो कि विदाउट मनी आप किसी पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ाई पे लगे हो, आप अभी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत लोगों से ताल्लुक तोड़ भी दो ना, कि आपको नहीं मिलना किसी से, आप बहुत ज्यादा पढ़ने में लग गए, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, आप फिर गम करो कि आपकी दोस्तियां टूट गई, ये छोड़ के चले गई, वो छोड़ के चले गया। जब आएगा ना तो कब्र से आएंगे सारे। सही कह रहा हूं? और हमेशा याद रखना, जब भी कभी है ना आपको कोई नीचा दिखाए, आपको कोई इंसल्ट करे, तो रोना नहीं है, रोना नहीं, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, फिर मेहनत करनी। ठीक? दबा के। ये जो आशिक होते हैं ना, जो कटने के बाद दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अजीब से भयानक, डबल मेहनत करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अगला बोले अगर कटने के बाद लौंडा ऐसा बनता है ना, हमारा भी कटना चाहिए। तो ये माइंडसेट कि भाई हालात, कोविड आया, क्या हालात थे, लोगों को क्या लगा?
अब तो भाई दुनिया, कोविड आने के बाद एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया, ऑनलाइन आ गया, डिजिटलाइजेशन बढ़ गई। पहले डिजिटल इतना कहाँ काम होता था। अब पहले तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि यार जो ऑर्डर किया पता नहीं क्या आएगा। ये तो आहिस्ते आहिस्ते हमारे यहाँ कोविड ने फूड चेन बिजनेसेस को बढ़ाया, फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों को ये, पहले भी एसईओ होता था, पहले भी कंटेंट राइटिंग होती, पहले भी होता, लेकिन इतना ज्यादा लोग देखते नहीं थे क्योंकि जरूरत नहीं थी। कोविड के बाद हर किसी को अपने आप को डिजिटल अपीयरेंस में लाने की जरूरत पड़ी, ई कॉमर्स में आने की जरूरत पड़ी, तो हर कोई, अब जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी है। तो अब आप देखते होगे कि भाई एसईओ की जरूरत पड़ रही है, कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ रही है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जितने भी एड्स वगैरह जो चलाते हैं उनकी जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीजें, जब भी आपके पास कोई बुराई आ रही होती है तो साथ में 10 अपॉर्चुनिटी भी लाती। हम फिलहाल देखते हैं वो करंट टाइम को, कि वो करंट टाइम क्या करता है, वो हमारे लिए डिसग्रेस है। तो ये तमाम चीजें देखो, जब आपने देखा कि कोविड के आने से फिजिकल बिजनेसेस तबाह हो गए, तो वो बिजनेसेस जो ऑनलाइन थे, जो इतने टाइम से फिजिकल बिजनेसेस की वजह से अच्छे नहीं चल पा रहे थे, उनको बूस्ट मिल गया। तो किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान है ना। तो हमेशा अपनी लाइफ में जब भी हार्ड टाइम्स हैं, तकलीफ होगी, दर्द होगा, ओके, लेट इट बी, रिलैक्स, थोड़ा देख लो। क्योंकि देखो, जब भी कोई चीज खराब होती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपकी वजह है, आप गलत है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप आज हेयर कटिंग गलत करवा लो, तो क्या वो 2 दिन के अंदर बाल ठीक हो जाते हैं? कभी भी नहीं होते। इट विल टेक वीक्स, इवन मंथ्स टू रिकवर। तो लाइफ अगर खराब हुई है तो क्या 2 दिन में ठीक हो जाएगी? कभी भी नहीं। जब बाल आपके ठीक नहीं हो सकते, तो आप क्या समझते हो जिंदगी ठीक हो जाएगी? कभी भी नहीं होती बेटा। जितना टाइम आप चीज को खराब करने में लगाते हो ना, उतना ही टाइम ठीक कर रहे हो। जितना टाइम बॉडी बनाने में लगता है ना, उतना ही टाइम बॉडी खराब करने में भी लगता है। रातों रात कोई बॉडी खराब नहीं होती है, आहिस्ते आहिस्ते आप बॉडी खराब करते हो करते हो करते हो करते हो, फिर इसके बाद जब आप आते हो ना बॉडी ठीक करने में, आप कहते हो यार इतना टाइम तो बेटा खराब होने में भी इतना टाइम लगा था। आपकी आंखें बंद थी, आपने देख नहीं रहे थे, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा था। अब आपकी आंखें खुली हैं, अब आपको मौत आई है, अब आपको ठीक करने पे मसला आ रहा है। यहां भी आंखें बंद कर लो, कब आप सेहतमंद हो जाओगे, कब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपको नहीं पता। एक बंदा कहता है मैं अर्निंग करूंगा, एक बंदा कहता है कि यार मैं लोगों की वो करूंगा, क्या कहते हैं उसको, वेलफेयर, खिदमत। ठीक है, अब ये 2 लोग आपस में बात कर रहे थे तो हुकूमत आई, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने कहा भाई क्या बात चल रही है बरखुरदार? बोला यार बात सारी है कि ये बोल रहा है पैसे कमाने के लिए कारोबार करूंगा, वो कह रहा है नहीं यार लोगों की खिदमत के लिए काम करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार देख यार, बात सारी है, किसको कहा? इसको। बोला बात पता है क्या है, लोगों की खिदमत करने का काम, लोगों की फलाह का काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है पता है? वो अल्टीमेटली मेरी है। गवर्नमेंट ने कहा किसकी है? मेरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने इसके लिए काम किया हुआ है। तो वेलफेयर वाले ने बोला क्या काम किया? बोला मैंने इसके लिए स्कूल्स बनाए, मैंने इसके लिए यूनिवर्सिटीज बनाई है, मैंने हेल्थ केयर बनाया है, मैंने बहुत सी ऐसी एग्रीकल्चर एरिया बनाया है, फैक्ट्रीज लगाई हैं, मतलब मैंने बहुत काम किया है। मैंने ऐसे काम किया है कि यानी कि मैंने वो इदारे खोले हैं, मैंने वो इदारे खोले हैं जिनका मकसद कमाना नहीं है, जिनका मकसद कमाना नहीं है, जिनका मकसद क्या है? लोगों की खिदमत करना। जिसको अगर इलाज कराना है, ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो वो हमारी हॉस्पिटल में आके इलाज करा सकता है कम पैसों के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है तो हम वहां पैसे नहीं लेते, हम लेते हैं, लेकिन इतने लेते हैं कि हम अपनी चीज को मेंटेन कर सकें। क्योंकि वी नो कि बार बार फंड हमें नहीं मिलेंगे,
वी नो के बार बार हमें डोनेशंस नहीं मिलेंगी, वी नो के हमारे पास कोई बार बार चैरिटी नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर पैसे लेते हैं। एक तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, गवर्नमेंट की टैक्सेस। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या, उधार ले लेना। लेट सपोज अगर ये दो सोर्सेस से भी आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो अब आप क्या करोगे, मजबूरी के अंदर आप इतने पैसे लोगे कि आप बोलोगे यार हमें ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम ये चीज को क्या कर सके, मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे कम होने की वजह से हम ये जो अच्छा काम कर रहे हैं ये भी ना कर सके, तो इसलिए हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपसे इतना चार्ज नहीं कर रहे कि आपको लगे कि यार कमाना, ये भी तो कमा ही रहा है, ऐसा नहीं होता। तो देखो इसने किसको समझाया, वेलफेयर करने वाले को, कि कहा कि देखो ऐसा है कि सारा जिम्मा लोगों की फलाह करने का किसने किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लोगों की खिदमत करनी है, फिर भी आपको लोगों की खिदमत करनी है, तो मेरी एक बात सुन लो। किसने किसको कहा, गवर्नमेंट ने उस बंदे को कहा, अगर फिर भी आपका दिल कहता है कि नहीं यार अब भी मुझे लोगों की खिदमत करनी है, तो मेरी एक बात सुन लो। बोला जी बोले, बोला देखो यार हम ना आपको फंड करेंगे, हम आपको फंड नहीं करेंगे, ना ही हम आपके किसी भी चीज में ओनरशिप लेंगे। मिसाल के तौर पे कि आप जो काम कर रहे हो आपसे कोई गलत हो गया, तो मतलब इसके जिम्मेदार फिर हम नहीं है, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, या आप जानो आपका काम जाने। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग हमारा गला पकड़ ले कि भाई आपकी हमारी ना ओनरशिप है, आसान कर देता हूं, ना हम इसको संभालेंगे ना हम इसको चलाएंगे, आसान कर दें। गवर्नर ने कहा देखो मेरा इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम नहीं मानते, तो प्यारे बच्चे बात सुन लो, अगर तुम फिर भी ये काम करते हो तो ना मैं इसको संभालने में तुम्हारे साथ हूं, ना इसको चलाने में तुम्हारे। तो बोला अच्छा। बोला इसीलिए जब इस बंदे ने, किस बंदे ने, इस बंदे ने ऐसा इदारा खोला, सुनना मेरी बात, जब इतनी बातों के बाद भी इसने बोला ठीक है सर, ना आप मुझे चलाने में साथ दें ना आप संभालने में साथ दें, तो मेरी भी एक बात सुनते हुए जाए कि मेरा ये इदारे का नाम पता है मैं क्या रखूंगा, मेरे इदारे का नाम होगा एनजीओ। एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं भी साफ कह दूंगा कि मेरा भी ताल्लुक गवर्नमेंट से है, ठीक है। फिर बात हुई, सुनना बच्चों, फिर ये फड्डा चल रहा था, इतने में आ गया अर्निंग वाला। अर्निंग ने बोला भाई तुम दोनों तो लड़ रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे वापस आऊंगा कि जब हुकूमत ने लोगों की फलाह के लिए इदारे खोले हैं, तो मैं भी तो वही इदारे के काम करूंगा, जैसे मैं भी प्राइवेट स्कूल खोलूंगा, मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलूंगा, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलूंगा, तो मेरे और तुझ में फर्क क्या, गवर्नमेंट एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी, एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी है, तो दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना हो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कौन सी है और मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बोला भाई एक काम ये करेंगे कि मेरे जितने भी इदारे होंगे उसको मैं कहूंगा पब्लिक सेक्टर, और जितने भी तेरे इदारे होंगे यानी तेरे जैसे लोगों के जिसका मकसद कमाना है, उसको मैं किसके अंदर फॉल करूंगा। तो क्या हम आज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का फर्क समझ गए, क्या हम एनजीओ समझ गए, कोई मसला तो नहीं है। क्या मैं, मेरा सवाल है, सोच के जवाब दो, मैं क्या ये कह सकता हूं कि इसका मकसद पैसा कमाना है, कह सकता हूं ना कि इसका मकसद पैसा कमाना है, और इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। मैं इसको एक प्रोफेशनल नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो भाई है ना, इसका मैं नाम क्या दूं,
इसका मैं नाम क्या दूं? इसका मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए का मकसद पैसा कमाना है, तो मैंने उसको नाम दे दिया अपनी सहूलत के लिए कि मिस्टर ए, आप तो हो प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप तो क्या हो? प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप पैसे के लिए सोच रहे हो। लेकिन बी और सी क्या है? नॉन प्रॉफिट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट। अलग अलग देखो ना, डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि जब तक मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा मैं तो परेशान रहूंगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में फर्क ये है कि उसका मकसद अगर पैसा कमाना है तो मैं कहा भाई तू प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बंदा था ना मिस्टर है, वो बड़ा खुश होने लगा। उसने बोला यार मेरी तो वाह वाह हो गई, मुझे किसी की खिदमत भी नहीं करनी। तो गवर्नर ने बोला खुश नहीं हो बेटा, टैक्स देना पड़ेगा तुझे, टैक्स तुझे देना है। बोला ठीक है। बोला एक और काम है। बोला वो क्या? बोला सीएसआर करना पड़ेगा। सीएसआर मतलब मैं अभी यहां बता रहा हूं, ये चैप्टर 6 में आएगा। चैप्टर 6 सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोला सरकार ये क्या बात है, ये कोई नई बात लग रही है? बोला हाँ। तो गवर्नमेंट ने समझाया, आप भी समझिएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जैसे हम कहते हैं ना ज़कात देना जरूरी है, सदका देना आप पे है। इस्लाम ने ज़कात को जरूरी किया, सदका देने में इनकरेज किया। जो जितना ज्यादा देगा ज्यादा अच्छी बात है। शुरुआत कहां से करें सदका देने की? अपने खानदान के लोगों में जो जरूरतमंद है, जिसे हम कहते हैं सफेद पोश, उनसे शुरू करें। फिर इसके बाद अगर उनमें कोई नहीं है तो सोसाइटी में। तो तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट को यह बोला गया कि आप अपनी कमाई पे हमें तो हिस्सा देंगे ही देंगे, कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं और आप इस सोसाइटी से ही कमा रहे हैं, तो आपका यह फरीजा है कि आप इस सोसाइटी को कुछ लौटाएं भी, इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ करें भी, इस सोसाइटी को फ्लरिश करें, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। तो सवाल किया कि क्या कर सकते हैं? बोला सबसे पहला काम तो ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सा ऐसा एम्प्लॉय होगा जो कि हायर लेवल मैनेजमेंट का नहीं होगा, जो बेचारा गेटकीपर होगा, गार्ड होगा, ड्राइवर होगा, लो पोस्ट का होगा। तो आपने क्या करना है, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना है। उसकी फैमिली में कोई इशू आ रहा है हेल्थ का, या उसकी लाइफ में कोई हेल्थ का इशू आ रहा है, उसका ख्याल रखना है। अगर वहां पर आप कहते हो कि नहीं यार मैं अपने लोगों का बड़ा बेहतर ख्याल रख रहा हूं और मुझे कोई मसला नहीं, सब खुश है, अब क्या करो? सोसाइटी में आप में से किसी ने 2-3 तलवार देखी है? वो जो 2 और 3 तलवार है उससे मेंटेन कौन कर रहा है? आसिम जोफा। आसिम जोफा का क्या काम है 3 और 2 तलवारों को मेंटेन करना? कोई काम नहीं है ना। ये जो मेडिकेयर हॉस्पिटल देखा है आपने, उसमें जो पेडिस्टल ब्रिज बना है वो किसका है? मेडिकेयर हॉस्पिटल वालों का। हॉस्पिटल का क्या काम? पुल बनाने का। आप एयरपोर्ट के रास्ते पे जब गए होगे तो एयरपोर्ट के रास्ते पे जब जाते हैं पहले एक आता है अंडरपास। अंडरपास से जैसे ही निकलते हैं तो एक पुल आता है। वो पुल जो आता है उसकी साइड पे देखो वहां पर टाइल्स लगी हुई है। वो टाइल्स लगाई है गेट्स फार्मा ने। अब गेट्स फार्मा का काम दवाई बनाना है, टाइल्स लगा रही है, पागल तो नहीं है? अब जैसे मिसाल के तौर पे शान फूड है, उसने क्या किया, सिटीजन फाउंडेशन एक इदारा है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये क्या कहलाता है? सीएसआर। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं बेटा, जब हम वहां पढ़ेंगे। यहां तक कोई बच्चा ऐसा जिसको बात समझ ना आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है?
आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, अब है ना, यहां तक तो हम समझ गए कि भाई बिजनेस क्या है, क्यों करते हैं। अब यहां पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको कहूंगा 4 वर्ड्स आपने इस पे बात करेंगे। एक है विजन, एक है मिशन, एक है गोल, एक है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों एक वर्ड है स्ट्रेटेजिक, फिर है टेक्टिकल, फिर है ऑपरेशनल। बड़े गौर से तवज्जो चाहूंगा आप तमाम बच्चों की। बच्चा मोबाइल रख दे। विजन क्या होता है? विजन होता है कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। कहां देखना, कहां देखना चाहते हो? 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो? कंपनी की फॉर्म में, आउटसाइड का। अब ये जो इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में आज जो सोचा है उसको कहते हैं विजन। उस विजन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा इनको, किसी रास्ते पे चलना होगा। तो आप कौन से रास्ते पे चल रही है? सीए के रास्ते में। इसके अलावा कोई और आपने तरीका सोचा कि अगर मैं सीए नहीं करती तो मैं क्या करके उस मकाम पे पहुंचती? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि जिस मकाम पे उनको जाना है उसके लिए उनको कोई डायरेक्शन चाहिए। ऐसा है कि नहीं? वो डायरेक्शन क्या है? सीए। आप लोगों ने भी कुछ बनने का सोचा कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद फला चीज बन जाऊंगा। ठीक है। तो वो जो सोचा बनने का उसे क्या कहते हैं? विजन। वो चीज बनने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया उसे कहते हैं मिशन। ठीक है ना। वो कहते हैं ना मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन अकम्प्लिश क्यों कहते हैं? कि भाई मिशन का मतलब ये रास्ते से जाओगे तो बड़ी रुकावटें आएंगी, जब ये तमाम रुकावटें पार हो गई इसका मतलब मिशन अकम्प्लिश। मिशन का मतलब है वो रास्ता, वो डायरेक्शन, वो पाथ जिसमें हमें चलना है। और उसके बाद हम कहां जाएंगे? जो सोचा है हमने। ठीक है। अब आते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे इस बच्चे ने बताया कि मेरा मकसद है, मेरा विजन है मल्टीनेशनल का स्टार्ट करना, ओवरसीज पाकिस्तान। उसके लिए मैंने सीए की एक जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन सवाल ये है ना कि सीए एक साथ तो नहीं होगा। सबसे पहला मेरा गोल है पीआरसी जल्दी निकालूं। मैं कौन से एटम का बच्चा हूं? दिसंबर या मार्च? तो ये जितना बच्चा मेरे सामने बैठा है, ये बच्चा मार्च तक पीआरसी के तमाम पेपर देके फारिग हो चुका, ताकि जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आए तो उसके लिए वो तैयारी कर रहा। ठीक है। और इस दौरान वो अपने आप को दूसरी स्किल्स से, कोई भी स्किल हो सकती है आपके पसंद की, कोई भी स्किल। मैं तो हर किसी को आईटी सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आईटी, क्योंकि प्रैक्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईटी बहुत है। अगर आपका शौक है लिखने का तो लिखो, अगर आपका शौक है ब्लॉगिंग करने का तो ब्लॉगिंग करो। कुछ भी शौक हो सकता है आपका, अच्छे वाले शौक है, बुरे वाले नहीं। करो बेटा, कोडिंग करो, दबा के करो। कोडिंग से अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। समझे ना बच्चे? पाइथन सीखो, आईटी में जो सीखना है सीखो, पूछो मुझसे, मैं बताता हूँ क्या सीखना। मैंने कोर्स बनाया है कि एक फाइनेंस, एक अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट को अगर आईटी में जाना है तो वो कौन सी चीजें करे कि जिससे वो एक बेसिक कन्वर्स, मतलब एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए। फिर तो वो जितना गुड़ डालेगा, जितना एक्सपीरियंस लेगा उतना मीठा होता जाएगा। अगर आप कोडिंग कर रहे हो
तो मैं कहूंगा कि आप यहां आए क्यों? अगर ये आपकी हॉबी है तो मेक इट प्रोफेशन। गलत है बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास प्रोग्रामिंग एज अ हॉबी होती है। आप इसको बढ़ाओ, बेहतर करो। एटलीस्ट 1 घंटा ना, मैं अब हर बच्चे 1 घंटा अपनी सेहत को दो और 1 घंटा अपने फ्यूचर को दो। अगर जो ये 2 घंटे अपने आप, जिसमें कहते हैं, वो कहते हैं ना मी टाइम, ये मी टाइम मेरे लिए क्या होता है? मुझे जो सबसे ज्यादा शौक है ना, मतलब मेरा मी टाइम क्या है, जब मैं जिम जाता हूँ या रनिंग करता हूँ, ये मेरा मी टाइम। मतलब दोस्ती वोस्ती तो अपन रखते नहीं है, बाहर खाने का अपने को शौक नहीं है, जिम जाने का शौक। तो हम वहाँ 1 डेढ़ घंटा मस्त, क्योंकि हमें सल्लू भाई के फैन। ठीक है, सल्लू भाई में पसंद। तो हमें यहाँ पर ये क्या है, गोल। गोल क्या है? पहले पीआरसी पास करना। फिर वो गोल कैसे अचीव होगा? कि मैं आके क्लासे लूंगी। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो सर ने पढ़ाया वो मुझे याद रहे। क्योंकि अगर मेरा डेली ऑब्जेक्टिव रिटेंशन है और मैं इन पढ़ाई हुई चीजों को डेली बेसिस पे रिटेन कर सका या कर सकी, तो जो मेरा गोल जिस वक्त पे पूरा होना है वो हो जाएगा। और जब मेरा गोल टाइम पे पूरा होना शुरू होगा तो मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने की एक स्पीड पे आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। और जो मुझे बनना है उसमें जो वक्त लगने वाला है वो वक्त भी कम होने। तो इसलिए हम कहते हैं ना, हमारा गोल क्या है? मेरा गोल क्या है? पीआरसी पास कराना। मेरा गोल क्या है? पीआरसी पास। उस गोल को अचीव करने के लिए मैं डेली ऑब्जेक्टिव बना के आता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? डुएबल्स। जैसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट, जैसे हम बनाते हैं टाइम टेबल पढ़ने का और फिर पढ़ते नहीं उस हिसाब से, क्योंकि हम टाइम टेबल बनाने को समझते हमने पढ़ लिया। अबे भोंदू, टाइम टेबल बनाना पढ़ना नहीं होता। पढ़ना पढ़ना होता है, टाइम टेबल बनाना टाइम टेबल बनाना होता है। ठीक है, टाइम टेबल बना के आपने पढ़ाई करनी है। जब वो आप पढ़ाई करोगे, आप जैसे मिसाल के तौर पे 24 घंटे हैं, 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हो या ज्यादा लेते हो वो एक अलग बात है। 8 घंटे अगर आप नींद लेते हो, बाकी कितने घंटे बच गए? 16। अगर आपकी वैसे तो 8 घंटे की क्लासें नहीं होती, लेकिन मैं 8 घंटे इसलिए लगा रहा हूं कि कोई बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते जाते हैं तो वो बस में आने जाने में टाइम लगता है, तो उसको मिला के मैं कहता हूँ 8 घंटे की अगर आपकी क्लासेस हैं तो बाकी बचे पीछे 8 घंटे। 1 घंटा लगाओ आप, 2 घंटे लगा लो, 2 घंटे लगा लो आप किसके? खाने पीने के, तफरी के, थोड़ा आराम आराम करने के। कितने बच गए पीछे? 6 घंटे। सब्जेक्ट कितने? अब भी 1 घंटा एक्स्ट्रा है। सही है ना? हमें 1 घंटा दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने उस घंटे को यूटिलाइज सही करते नहीं। दिखना शुरू हो जाएगा, हम यूटिलाइज करना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही बात? तो क्या मेरे बच्चे अब विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ गए? अक्सर सुना होगा गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट एक निमोनिक है। एस का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए। एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए। ए का मतलब अटेनेबल होना चाहिए। आर का मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। टी का मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। सर शाहजेब बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन अभी तक 7 महीने हो गए, कोर्स खत्म नहीं हुआ, फिर कैसा अच्छा समझा रहे हैं? ये तो कोई अच्छा समझाना नहीं हुआ। अच्छा समझाने का मतलब है टाइम पे। सर शाहजेब ने तो आज सारा का सारा कोर्स पढ़ा दिया। कोई रियलिस्टिक अप्रोच है मेरी? अटेनेबल अप्रोच है मेरी?
आज मैं कितना पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, मुझे मेजर करके आना है। मैं हर इंफॉर्मेशन देना शुरू करूंगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे याद क्या रखना है और छोड़ के क्या आना है। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों को? तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गोल हो या आपका ऑब्जेक्टिव हो, मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मुझे ये करना है, मेजरेबल, इतना करूंगा काम, अटेनेबल, मेरे से हो पाएगा, मतलब मैं उतना ही करूं जितना हो पाएगा, रियलिस्टिक कि क्या ये हो भी सकता है कि नहीं, आइडियलिस्टिक जीना छोड़ दो, रियलिस्टिक जीना शुरू करो और एक्सेप्टेंस पैदा कर लो, बहुत से मसले हल हैं। और टाइम बाउंड, अगर आप टाइम पे काम नहीं कर रहे तो आप इफेक्टिव नहीं। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, एग्जाम में जो 3 घंटे के अंदर 5 सवाल करने थे, आपसे सिर्फ 3 घंटे में 2 सवाल हुए हैं, क्या एग्जामिनर आपकी एग्जाम से पहले की मेहनत को देख के पास करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस टाइम पे आपको जो एग्जीक्यूशन करनी थी वही नहीं की। इसका मतलब क्या है? टाइमली चीजें एग्जीक्यूट करना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप टाइम पे चीजें कंप्लीट करते हो, इट मींस यू आर सिंसियर एंड सीरियस, यू आर फोकस्ड। इट डजेंट मैटर कि वो कितनी अच्छी कितनी बुरी होती है, वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होती जाती हैं, लेकिन टाइम टाइम से चीज निकल गई, अब फायदा नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक कोई मसला? अच्छा, इदारे में, अच्छा मैं थोड़ा सा यहां यहां इस 3 वर्ड को समझाने के लिए मुझे बहुत बातें करनी पड़ेंगी, और मैं ये तमाम बातें आज नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि ये जो 3 अल्फाज आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये 3 अल्फाज प्यारे बच्चों चैप्टर 3 में भी इसकी डिटेल है, चैप्टर 3 में भी इसकी डिटेल। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा जो चैप्टर नंबर 1 की हद तक है। चैप्टर नंबर 1 में आप उसको रीड भी करोगे, कुछ सवालात होंगे वो मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसकी जो असल डिटेल, कहते ना, इस पे इसकी इसके कॉन्सेप्ट पे जो ग्रिप आएगी ना, वो तब आएगी, तब मैं रिलेट भी कराऊंगा कि बेटा देखो हमने चैप्टर 1 में ये बात पढ़ी थी। वो कब आएगी? लेकिन मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल, आसान अल्फाज में। स्ट्रेटेजिक का मतलब काम सोचने वाला, स्ट्रेटेजिक का मतलब काम सोचने वाला, टेक्टिकल का मतलब काम करवाने वाला। स्ट्रेटेजिक काम सोचने वाला, टेक्टिकल काम करवाने वाला, ऑपरेशनल काम करने वाला। ओके हो गया? रिपीट करें, स्ट्रेटेजिक काम सोचने वाला, टेक्टिकल काम करवाने वाला, ऑपरेशनल काम करने वाला। यहां पर हम जितने भी इंप्लॉय हैं काम करने वाले हैं, तो क्या हुए? ऑपरेशनल। जैसे कि मैनेजर के अंदर और ऑफिसर में क्या फर्क है? मैनेजर काम करता है, करवाता है, तो मैनेजर किस में आया? टेक्टिकल में आया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करता है, करवाता है, या काम सोचता है? वो काम करवाता भी है, काम सोचता भी है, लेकिन ज्यादातर उसका काम क्या होता है? काम को सोचना। हम उसको रखते हैं स्ट्रेटेजिक। सीईओ, वो काम करवाता भी है, काम के बारे में सोचता भी है। अच्छा, सीईओ काम सोचता है, और मैनेजर को एचओडी, एचओडी कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको काम देता है करवाने के लिए। तो सीईओ उससे काम करवा रहा है, मैनेजर और एचओडी से। एचओडी ऑपरेशनल वाले लोगों से काम करवा रहा है। लेकिन कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर सीईओ के लिए तो
मैनेजर भी तो ऑपरेशनल ही हुआ नहीं। मैनेजर का, एचओडी का असल मकसद उसको हायर करने का काम करना नहीं था, काम करवाना था कि बेहतर तरीके से कैसे काम करवाया जाए। उसका मकसद काम करने का नहीं था। जैसे कि एक होता है आर्किटेक्ट, एक होता है घर बनाने वाला ठेकेदार, एक होता है मजदूर। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर कैसे बनेगा डिजाइन करता है, सोचता है। ठेकेदार क्या करता है, करवाता है। असल घर कौन बनाता है? क्या मेरे बच्चे बात समझ गए? अगर मैं आज आपको बताऊं कि हमने इस चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी थी, अगर आपसे पूछे कोई कि भाई चैप्टर नंबर 1 के अंदर कितनी चीजें पढ़ने से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता, तो यहां जरा देख लें। चैप्टर नंबर 1 में अगर आपने 4 चीजें कवर कर ली, 4 चीजें में से पहली चीज नेचर ऑफ बिजनेस, जो अभी हमने पहले नहीं पढ़ा था। नेचर ऑफ बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने खान साहब वाली एग्जांपल ली, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तमाम चीजें हमने बात की ना, यानी कि इंट्रोडक्शन का पढ़ना, ये पहली चीज थी। दूसरा बेटा हमने विजन मिशन पढ़ा। फिर हमारा एक चीज है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमारा है स्टेक होल्डर, फिर हमारा है स्टेक। तो बेटा हमने ये कवर किया, हमने ये कवर किया, अब हम ये कवर कर रहे हैं और अगली क्लास में हम ये कवर करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस और रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कारोबार करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो कौन सी चीज है? पहले होती थी 4, कॉमर्स वाले बच्चे कहेंगे पहले होती थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह। वो क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लेकिन अब 5वीं चीज आ गई है, नॉलेज। क्योंकि विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, नॉलेज बाद में क्यों ऐड की गई उसकी वजह बता दो। देखो, अब आपके पास 2 तरह के कारोबार है। एक तो आपके पास वर्चुअल कारोबार है, एक आपके पास फिजिकल। जैसे एक होता है ना ऑनलाइन बिजनेस, एक होता है आपके। तो वो ऑनलाइन बिजनेस भी तो कहीं ना कहीं फिजिकली कोई संभाल ही रहा होता है ना। तो लैंड तो चाहिए बिजनेस करने की, लेबर भी चाहिए काम संभालने के लिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल ना आपने अपने अंदर लानी होती। मतलब या तो आप में होती है या आप में नहीं होती। एक चीज जो मैंने अपने वक्त के साथ सीखी और जो मैं सुनता आया था कि लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इंसान के अंदर होती है या एक इंसान के अंदर नहीं होती। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, एक इंसान में पैदा की जा सकती है। कैसे? सुनिएगा बात। कारोबार कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे इस बच्चे ने मुझे काम दिया, बोला सर एक वेबसाइट बना दे। ये मेरी क्लाइंट है, तो हो सकता है कि इनका लहजा मेरे साथ सख्त भी हो, रूड भी बात करे, तंग भी करे, अमेंडमेंट्स भी बहुत कराएं, पैसे काटने की धमकी भी दे, जहां कुछ गलती हो जलील भी करे। कर सकती है, क्लाइंट है ना। लेकिन जब मैं अपना कारोबार करूंगा तो मेरे अंदर एक मस्ती आएगी। वो मस्ती ये है कि मेरे अंदर मना करने की कैपेबिलिटी आ जाए।
मेरा दिल करेगा काम करूँ, मेरा दिल करेगा, मैं, मेरा अपना काम है। सबसे बड़ी जो फेलियर है ना बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो स्टार्टअप्स में बहुत से लोग चवल मारते हुए फेल हो जाते हैं ना, वो ये है कि आपके अंदर बर्दा, आपको ये देखो आजकल है ना एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ग्लैमराइज किया हुआ है ना कि स्टार्टअप दिख रहे हैं अच्छे सूट के अंदर, फुल फैंसी कॉफी। ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। असल बिजनेस बनता है रगड़े से, वेट करने से, मूड खराब होने के बावजूद भी सही चेहरा रखने से, फेलियर बर्दाश्त करने से, पता है आगे पैसे नहीं है कारोबार करना है, रिस्क बर्दाश्त करने से। असल में आजकल ग्लैमराइज इतना कर दिया, इतना कर दिया बिजनेस को कि हर बंदा समझता है मैं कारोबार कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको कारोबार करना है, आपको देखो, आपने सुना है ना कि आजकल आईटी में डेटा साइंसेस की बड़ी सैलरी है, डेटा एनालिटिक्स की बड़ी सैलरी है, मशीन लर्निंग वालों की बड़ी सैलरी है। तो इस तरह से तो सीए में ही बोला जाता है सीए की बड़ी सैलरी है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर की कम सैलरी है। एक भेजा खोलने के पता नहीं कितने लाख रुपए ले लेते हैं। ये जो बीडीएस करके निकलते हैं कम, मुंह दिखाई के 6,000 रुपए ले लेते हैं खाली तुम्हारे दांत देखने के। तो ये क्या हल्के हैं? लेकिन डॉक्टर को ग्लैमराइज किया है, सीए को ग्लैमराइज किया है। आज नाचते हुए सीए बेचो, आधी आवाम पागलों के सीए में आने लगेगी। सीए नाचते हुए बिकता नहीं है ना। क्या डॉक्टरी न्यूरो सर्जन नाचते हुए बिकेगा? आपको हमेशा लोग बोलेंगे कि सीए नहीं करो, एसीसी और सीए में से सीए बेहतर है, एसी से बेहतर नहीं है, एसी से बेहतर है, सीए बेहतर नहीं है, या एमबीए बेहतर है, और सीए तो डिग्री नहीं है। तो ये वो लोग बोलते जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा होता। जिसने खुद कुछ किया ना वो कभी इस तरह की। प्यारे बच्चों, एक बात गांठ बांध के रख लो, तुम्हें जो मशवरा देगा ना टीचर के अलावा, वो सबसे फजूल इंसान है। नहीं समझे ना? या तो अभी समझ जाओ या वक्त समझाए। तुम्हें अगर यहाँ कोई चलते फिरते बोंगा मशवरा देना कि तुमने ये पेपर उठाना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए, तुम ऐसे पढ़ो, उसको बोला पहली फुर्सत में निकल, नजर नहीं आना बोला जूते से मारूंगा या चप्पल से मारूंगी। ठीक है, अगर आप औरत है तो मारूंगी, और अगर आप लड़के तो मारूंगा। नजर भी नहीं आना, क्योंकि जो मेहनत कर रहा होगा, जो इम्प्रूव कर रहा होगा, वो दिखेगा ही नहीं। उसके बाद टाइम ही नहीं। फारिग अवाम के बाद टाइम है मशवरे देने के लिए। हमने मशवरे देने के लिए पैसे लिएगा, गाइड करने का, वरना हम क्यों लोगे, है ना? सिंपल सी बात है ना। हम अपना जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब यह है कि हमारे पास एक बच्चा आता है, उसके हमारी अकाउंटेबिलिटी हो ना तुम लोग, हमारी अकाउंटेबिलिटी हो। हम जवाब देते हैं, हम काफी जवाब देते हैं। बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, बैठ के समझा रहे होते हैं, मसले दूर। लेकिन हर किसी के साथ में, तो ये चीज है कि भाई मशवरा हर किसी से नहीं लो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइफ का उसूल याद रखना, जब आप किसी से मशवरा लेते हो ना, वो सबसे पहले पता है आपकी इंटेंशन को नहीं देखता कि यार कितनी अच्छी इंटेंशन से बच्चा आया है ना, यार ये मशवरा मांग रहा है, ये सीखना चाहता है। वो सबसे पहले क्वेश्चन कर, वो सबसे पहले पता है क्या जजमेंट क्रिएट करेगा, अबे इसका खुद कोई दिमाग नहीं है क्या, ये हर किसी से बस मशवरे ही लेता रहता है, कभी इसे ये करना होता है कभी। क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 10 जगह टकरे मारता है। ठीक है ना? 10 जगह टकरे मारता है, किसी एक जगह पे वो टक्कर लग के दरवाजा खुलता है, लेकिन 10 जगह वो टकरे मारेगा ही। आप कभी यूट्यूब पे देख लो, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
पहले वो हर तरह का कंटेंट डालेंगे। जैसे अपना जुनेद अकरम पहले हर तरह का कंटेंट डालता था, एक वक्त के बाद उसने अपना कंटेंट कितना सेंसिबल कर दिया, क्योंकि उसको पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी ऑडियंस इस तरह की है, मुझ पे इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, मैं इस तरह अपने आप को पैसा भी कमा सकता हूँ, ब्रांड भी सब कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में देर इज नो सच नीश, ये जो बोलते हैं ना नीश उठाओ ऑडियंस, स्टार्टिंग में तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। स्टार्टिंग में बस ये पता होता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो पहली बात है बेटा, हर किसी इमाम एक होना चाहिए जिससे मशवरा लो। ऐसा नहीं मस्जिद का इमाम चले जाओ वहां पे, ऐसा नहीं। इमाम होते एक मिसाल है कि किसी से एक से जिससे दिल टूटता है ना उससे मशवरा लो, हर किसी के पास नहीं है। इस सर से ही पूछ रहे हो, उस सर से ही पूछ रहे हो। मेरा मैं थोड़ा सा ना एक्सक्लूसिव इंसान हूं, मुझे एक्सक्लूसिविटी से बड़ी मोहब्बत है। मैं अपने लोग कभी नहीं, मैं लोग भी कम रखता हूं अपने पास, क्योंकि मैं अपने लोग शेयर नहीं कर सकता। अगर मेरे पास, पहले बात है मेरे से मशवरा नहीं मांगो, लेकिन अगर मांग रहे हो अब इंसान के बच्चे की तरह चलो, वरना ना हो। क्योंकि मैं इस इंटेंशन से टाइम ही नहीं लगाता कि मैंने हाँ बच्चा आया है बता, नहीं। आओ अच्छे नियत से आओ, चलने की नियत से आओ, टाइम वेस्ट करने की नियत से नहीं। कि नहीं मैं तो जस्ट पूछने आया था, भाग इधर से, कटा दो। तो भाई एक्सक्लूसिविटी, फोकस, प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा सा देखो मुश्किल लगेंगे, मेरी बातें बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह काम, मैं कहानियां नहीं सुनाता, मैं ग्लैमराइज नहीं करता, मैं जो है वो बताता। बेटा आगे डंडे पड़ने वाले। ये जो काशिफ भाई ने गाड़ियां बेची थी ना ओरिएंटेशन के दिन, 30 लाख की कल्टस, 1.5 करोड़ रुपए का घर, 8 करोड़ रुपए की पुप्पो, अच्छा पुप्पो नहीं वो भी घर था, ये सारी चीजें ना ओरिएंटेशन, वो क्या कहते हैं, वेलकम टू रियलिटी। यहाँ रगड़ा है, यहाँ जलालत है, यहाँ पढ़ाई है, यहाँ ये रियल वर्ल्ड, यहाँ रगड़ा ही रगड़ा। ठीक है, आपको यहाँ कोई बैठे बिठाए कोई चीज नहीं देने वाला। हर चीज में मेहनत है भाई, हर चीज में। कौन सी ऐसी चीज है इसमें मेहनत नहीं है? कोई है ऐसी चीज? जलील होने में भी मेहनत है, क्या आप कुछ ना करो, बेइज्जती सा हो? बेटा हर चीज में मेहनत है। ये थोड़ा देखो, पहली चीज यार, आप लोग यहाँ पर आए क्यों? सिर्फ पढ़ने आए हो, या पढ़ने के साथ साथ आप कुछ और ऐसा सीख रहे हो जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो? ठीक है मेरे बच्चों, ये रहा। ठीक है, तो क्लास का टाइम हमारा 12 बजे तक का था, मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा, यहीं तक मैं सारी चीजें रख रहा हूँ। अगली क्लास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, स्टेक होल्डर को डिटेल कवर करेंगे, और जो पढ़ा है वो। अब मेरी बात सुनो, फटाफट से ग्रुप कोई बना ले जल्दी से, अभी के अभी, क्योंकि मैं आपको आज बुक शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपकी आईटीबी की स्टडी टेक्स्ट है, आई कैप की। ठीक है, एक ये स्टडी टेक्स्ट है, एक मेरी अपनी स्टडी टेक्स्ट है, एक मेरी अपनी स्टडी टेक्स्ट है, ये रही। ये मैंने बनाई थी और लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट, नहीं लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट पब्लिश की थी, बना काफी पहले ली थी। अच्छा जी, ये मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, इसे आप रख लो, इसका फायदा देख लेना। इसका फायदा क्या है, ये देखें बेटा, इसमें आपके पास ये तमाम जो चैप्टर है ना, ये जो आपको मैंने अभी आई कैप की बुक बताई, उसका समराइज वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एक चीज है जिसको मैं कहता हूं चार्ट समरी। ट्री चार्ट देखा है, बचपन में ट्री चार्ट बनाया करते थे हम, यानी पूरा चैप्टर ना आपका इस तरह की चार्ट समरी में अवेलेबल कर दिया मैंने। इसका मतलब 10 चैप्टर के 10 चार्ट हैं। ये बनाने का फायदा ये है कि एग्जाम से 15-20 मिनट पहले भी अगर कोई पूरा आईटीबी रिवाइज करना चाहे ना, ये चार्ट देख के रिवाइज कर सकता है।
लेकिन उसके लिए शर्त है कि ITB पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं है बस देख ले, फिर ये चार्ट लानत देंगे, इसमें ये शक्तियां हैं। तो ये चीज ठीक है भाई। तो ये बुक मैंने आपको शेयर करनी है। आज आपका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट मैं लूंगा, हर क्लास के बाद टेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा। वो टेस्ट देना सबके लिए जरूरी है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो रीजन ये है कि मुझे मेरे एक एक बच्चे पे नजर रखनी है कि वो कैसे इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों से ग्रुप पे अपडेट लिया करूंगा, आप लोगों ने उसको जवाब देना है और आपने साथ साथ रहना। कोई मसला हो पूछते रहना है, कीप अपडेट। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी का कोई सवाल है तो अभी 2-4 मिनट है, पूछ लो। किसी से भी रिलेट कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ। है सवाल? नहीं है? क्यों नहीं है? 2 घंटे? 2 घंटे? क्या मेरा बेटा? डेली? अगर बहुत अच्छे बच्चे हो तो 1 घंटा, अगर मुनासिब बच्चे हो तो आधा घंटा। जी जी, MCQs बेस्ड होगा और ये सारी चीजें हैं। तो किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? एंड करें हम अपनी क्लास? चलो।